सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम आप सबसे संध्या की वेला में मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग विगत कई दिनों से सीटेट की तैयारी में अनवरत लगे हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक विकास के संदर्भ में जानकारी हासिल की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो हमारे मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है अर्थात किशोरावस्था, उसमें एक बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, किशोरावस्था के संदर्भ में जैसे कि किलपट्टिक महोदय ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है। अब इसे जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक किशोर के सामने कुछ ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और उसमें नाना प्रकार के ऐसे परिवर्तन हुआ करते हैं कि उसे उन परिवर्तनों के लिए समझ पाना थोड़ा सा कुछ मुश्किल हुआ करता है। और उसके इन्हीं परिवर्तनों के अंतर्गत ही उसका जो मानसिक विकास है, उस विकास के कारण भी उसमें बहुत सारे ऐसे मानसिक परिवर्तन भी होते हैं कि जिससे उसकी जो एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज इसमें देखते हैं कि किशोरावस्था में एक बालक का मानसिक विकास किस तरीके से हुआ करता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, देखिए, किशोरावस्था 13 से लेकर के और 18 वर्ष के बीच में मानी गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह अवस्था 13 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में भी मानी जाती है। इसमें देखिए, एक बालक के मानसिक विकास के संदर्भ में क्रो एंड क्रो महोदय का एक स्टेटमेंट है। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है, क्रो एंड क्रो के संदर्भ में मैंने आपको इसके पूर्व में भी ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि इनका ये जो एक विशेष प्रकरण है बाल मनोविज्ञान, इस क्षेत्र में विशेष करके पति और पत्नी दोनों का विशेष योगदान रहा, इसलिए इन दोनों का नाम एक साथ में ही लिया जाता है। इसमें देखिए, इन्होंने ऐसा बताया है कि एक बालक का जो मानसिक विकास है वो लगभग 15 से लेकर के और 18 वर्ष के बीच में संपन्न हुआ करता है। इसके अतिरिक्त स्पीयरमैन महोदय ने कहा, स्पीयरमैन महोदय ने कि एक बालक का मानसिक विकास 16 वर्ष की आयु में हुआ करता है। साथ ही साथ वुडवर्थ महोदय का कहना है कि एक बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है तो वह प्रायः 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच में संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जब बात करें तो जोन्स व कोनार्ड महोदय का स्टेटमेंट है। जोन्स व कोनार्ड
कि एक बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका अधिकतम मानसिक विकास 16 वर्ष की आयु तक ही पूर्ण हो जाता है। तो ये आपने कुछ मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट देखे और इन सब के कथनानुसार एक बालक का मानसिक विकास क्रमशः एक निश्चित आयु तक आते आते पूर्ण हो जाया करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जब बात करें तो इसी में ही हार्मोन महोदय ने कहा है कि एक बालक का जो मानसिक विकास है वह 15 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 15 वर्ष की आयु के बाद में या बालक का मानसिक विकास नहीं हुआ करता है। ऐसा है कि उसकी जो योग्यताएं हैं वो और अधिक मजबूत होती रहती हैं। लेकिन जैसे जो यदि आप जब एक बालक की यदि बुद्धिलब्धि को पता करते हैं तो एक बालक की जब हम लोग बुद्धिलब्धि को ज्ञात करते हैं तो उसमें जो उसकी वास्तविक आयु मानी गई है उसकी वास्तविक आयु अधिकतम 16 वर्ष ही मानी जाती है। और वो 16 वर्ष क्यों मानी जाती है? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 16 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते एक बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास संपन्न हो जाया करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जब वो प्राय प्रौढ़ावस्था में जाता है या कि उसके आगे की भी जो और कुछ अवस्थाएं हैं तो वहां तक भी जब वो पहुंचता है तो अब उसके जो मानसिक विकास के और विभिन्न पक्ष हुआ करते हैं उन सब में और अधिक मजबूती आती रहती है। इस तरीके से अगर हम लोग जब इस किशोरावस्था में मानसिक विकास को देखना चाहें तो हम इसको कुछ बिंदुओं में चिन्हित कर सकते हैं कि जैसे ऐसा हुआ करता है, वो कहाँ गया डेस्टर भाई, कभी कभी ऐसा है कि खोजना पड़ता है और ऐसा है कि सिर्फ केवल ऑनलाइन ही क्लास नहीं चलती है, यहाँ पर हमारे कुछ शिष्य भी बैठे रहते हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं पढ़ा पाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग जब इस किशोरावस्था में मानसिक विकास को देखें तो ऐसा है, इसके संदर्भ में ऐसा माना गया है कि बुद्धि का अधिकतम विकास, कहने का तात्पर्य है कि किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते एक बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास संपन्न हो जाया करता है। जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में से जानकारी दी कि वुडवर्थ महोदय के अनुसार 15 से 20 वर्ष के बीच में हो जाया करता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार 15 से 18 वर्ष के बीच में हो जाया करता है, हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में हो जाया करता है, जोन्स व कोनार्ड महोदय के अनुसार 16 वर्ष में हो जाया करता है। इस तरीके से जो लगभग समस्त मनोवैज्ञानिकों की एक राय है तो ऐसी होती है कि किशोरावस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते एक बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास संपन्न हो जाता है। अगर हम जब इसकी अगली विशेषताओं के बारे में जानना चाहें कि हम कैसे इस बात के बारे में जानेंगे कि बालक की इस किशोरावस्था में एक बालक का मानसिक विकास कैसे हो रहा है, तो ऐसा है कि कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति। देखिए, एक किशोर वैसे तो कल्पना करता ही है, लेकिन ये अपनी खुली आंखों से भी स्वप्न देखता है। और मैंने कई बार बताया कि हम उसके उस स्वप्न को प्राय इंग्लिश में कहते हैं डे ड्रीम। वो दिन में भी स्वप्न देखता रहता है, अर्थात उसको हम हिंदी में कह सकते हैं दिवा स्वप्न देखना। तो ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि जब उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाया करता है तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाने के कारण उसमें प्रायः कल्पना करने की शक्ति अधिक हो जाया करती है और वही कल्पना शक्ति उसे खुले आसमान में उड़ान भराती रहती है। और इसे ऐसा हुआ करता है कि वो प्रायः दिवा स्वप्न की एक विशेष मुद्रा में भी
देखा जाता है। अगर हम इसकी जब कुछ और भी अन्य बातों के बारे में देखना चाहें तो अब इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते एक बालक की जितने भी मानसिक योग्यताएं होती हैं, जितने भी मानसिक योग्यताएं हैं, इन मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाया करता है। देखिए अभी हम लोग जब बाल्यावस्था के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने आपको ऐसा बताया था कि क्रो एंड क्रो का एक स्टेटमेंट है कि जब बालक की उम्र लगभग 6 वर्ष की होती है तो उसमें समस्त मानसिक शक्तियों का विकास हो जाया करता है। और हमने उसका एक विशेष स्पष्टीकरण भी दिया था कि उस मानसिक शक्तियों के विकास से तात्पर्य है कि एक बालक के मानसिक विकास के जितने पक्ष हैं वो सब पक्ष अब उसमें उस आयु तक आते आते परिलक्षित होने लगते हैं। लेकिन अब इस किशोरावस्था में आते आते उसमें जितनी भी मानसिक योग्यताएं होती हैं उन सब का पूर्णतया विकास भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर जब हम कुछ और बातों को देखें तो जैसे चिंतन करना, तर्क करना, किशोर प्रायः अधिकांश बातों को अपने तर्क के माध्यम से भी सिद्ध करना चाहता है और वो जब तक किसी भी बात को तर्क या कि अपने चिंतन के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाता है तो तब तक किसी दूसरे की बात को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उसके बुद्धि के अधिकतम विकास को इंगित करने वाला ही एक विशेष लक्षण है। इससे हमको ऐसा आभास होता है कि इस किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक की जो बुद्धि है उसका अधिकतम विकास संपन्न हो जाया करता है। इसके साथ साथ एक बालक में ध्यान केंद्रीकरण की विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है, ध्यान करने की। इसके पूर्व की अवस्थाओं में उसका ध्यान किसी भी विषय वस्तु पर बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, लेकिन किशोरावस्था में आते आते उसकी इसी मानसिक शक्ति के विकास के कारण उसका ध्यान किसी भी विषय वस्तु पर काफी लंबे समय तक केंद्रित होता है। इसके अतिरिक्त इसी में ही ऐसा होता है कि जब किशोरावस्था में वो चाहे कोई बालक हो और वो चाहे कोई बालिका हो तो आप उसमें ऐसा देखेंगे कि रुचियों में प्रायः विविधता पाई जाती है। रुचियों में विविधता, अब ये विविधता है क्या? देखिए पहली बात तो जो है जब रुचियों में विविधता पाई जाती है तो रुचियों में अंतर होने का मतलब ही है कि फिर अब जो प्रत्येक बालक है या कि जो प्रत्येक बालिका है वो अपने ढंग से अपने आप को बनाने के लिए तैयार करती है। अब इसमें देखिए अगर जब हम ऐसा देखना चाहें कि बालक और बालिका की रुचियों में क्या अंतर होता है तो ऐसा है कि उसमें आप जो है कुछ तो अंतर भी देख पाएंगे, साथ ही साथ आप ऐसा भी देखेंगे कि बालक और बालिका इन दोनों की रुचियों में काफी हद तक कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे अब इसमें हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जो समान रुचियां हैं वह कौन कौन सी हो सकती हैं। समान रुचि कहने का मतलब कि जो बालक और बालिका यानी कि किशोर और किशोरी दोनों में हम देख सकते हैं। तो जैसे सिनेमा देखना, ये समान रुचि है। प्रेम साहित्य पढ़ना, प्रेम साहित्य देखिए पढ़ने का भी शौक होता है, साथ ही साथ इसी मानसिक शक्ति के अधिकतम विकास के कारण जहां पर हम इस प्रेम साहित्य को पढ़ना पसंद करते हैं तो वहीं पर हम लोग प्रायः कविताओं को भी लिखना प्रारंभ करते हैं। कविताओं का तो प्रस्फुटन ही प्रेम से हुआ करता है, ऐसा माना ही जाता है। इसके साथ साथ
कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं कि जिसमें हम ऐसा देखते हैं कि जो बालक और बालिका हैं उन दोनों की रुचियां प्रायः एक समान हुआ करती हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि इन दोनों की रुचियों में कुछ विविधता भी होती है। हाँ, अभी जैसे अगर जब हम इसी समान रुचि की बात करें तो जैसे रेडियो सुनना, अभी भी प्रायः बालक और बालिका दोनों की एक समान रुचियों में आता है। एक किशोर भी रेडियो सुनना पसंद करता है और एक बालिका भी रेडियो सुनना पसंद करती है। लेकिन अगर हम लोग जब अब यहां पर ऐसा देखना चाहें कि इनकी ऐसी कौन सी रुचियां हैं कि जिसमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, तो ऐसी बहुत सी रुचियां हैं कि जिसमें आप अंतर भी अभी देख पाएंगे। तो हमने आपको कुछ समान रुचियों के बारे में बताया, जैसे कि सिनेमा देखना हुआ, रेडियो को सुनना हुआ, या कि प्रेम साहित्य को पढ़ना हुआ। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जब असमान रुचियों की बात करें तो देखिए इसमें ऐसा है कि बालक तो अपने आप को शक्तिशाली एवं बलिष्ठ बनाना चाहता है, बलिष्ठ बनाना चाहता है। आप लोग भी ऐसा देखते होंगे कि 14-15 वर्ष की आयु में आने के बाद में किशोर को जब कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे शरीर के अंग हैं, जब ये कुछ कम विकसित हुए हैं, दुबले पतले हैं हम, तो इससे वो जब कुछ चिंता में पड़ता है, तो जैसे कि बिम, आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि वो प्रायः पेड़ की डाल से लटकता है और इसी में ही उसमें प्रायः एक मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाता है, और उस मानसिक विकास का नाम है डिस्मोर्फिया। जब ये मानसिक विकार उत्पन्न होता है, डिस्मोर्फिया, तो इस डिस्मोर्फिया में होता क्या है कि अब उस बालक को ऐसा लगता है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं तो ये पूर्णतया अभी इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि जैसा कि हम चाहते हैं कि वो समस्त कार्यों को संपन्न कर सकें, और इसी चक्कर में फिर वो नाना प्रकार के व्यायाम करना शुरू कर देता है। अब देखिए इस डिस्मोर्फिया को अगर आप लोग जब याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं आसानी के साथ में। अभी आप इसमें से इसको इतना अलग कर दीजिए, डिस, और ये जो इसमें है मोर, इसको भी अलग कर दीजिए, और इसमें जो है फिया, तो आप इसको पढ़ लीजिए पिया। कहने का मतलब क्या, अब ये हो जाएगा कि डिस मोर पिया। अब इस पिया से मतलब है कि जो हमारा चेहरा है, तो बालक को जब ऐसा लगता है कि जो हमारा चेहरा है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारे शरीर के अन्य अंग हैं, जब वो ठीक ठाक नहीं है, कहने का मतलब कि जब हमारा जो पिया है, मोर पिया, अभी जब हो गया है डिस, तो भाई ऐसा होता है कि डिसवेस का मतलब तो कि जो काम करने वाला ही नहीं है। तो इससे फिर उसमें एक विशेष प्रकार का मानसिक विकार पैदा होता है, और फिर उस मानसिक विकार के कारण भी उसको तमाम प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन इसकी अगर हम लोग जब यहां पर चर्चा ना भी करें, तो अब इस असमान रुचियों में ऐसा होता है कि बालक अपने आप को प्रायः कुछ बलिष्ठ एवं शक्तिशाली बनाना चाहता है, और जबकि बालिका अपने आप को प्रायः रूपवान या कि सौंदर्य से परिपूर्ण देखना चाहती है। इसके साथ साथ एक बालक में जो उसकी मित्र मंडली है वो प्रायः सामाजिकता की ओर उन्मुख हुआ करता है कुछ विशेष तौर से, और जो एक बालिका है ये जो गृह कार्य है इसमें भी अपने आप को पारंगत बनाना चाहती है। उसके मन की ये एक विशेषता होती है।
तो हमने यहां पर क्या देखा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो प्रायः एक बालक और बालिका की जो कुछ रुचियां होती हैं तो उसमें एक समान ना होते हुए बल्कि असमान भी होती हैं। इसे में ही जैसे अगर हम लोग जब कुछ आगे बात करें तो ये जो एक बालक है जो कि अपने आप को कुछ बलिष्ठ बनाना चाहता है, इसके लिए ये खेल कूद का भी सहारा लेता है और ये प्रायः खेल कूद में भी अधिक भाग लेना चाहता है। जबकि जो एक बालिका है ये संगीत सुनना पसंद करती है, संगीत, असमान रुचियां हुई है। तो हमने अभी आपको कुछ बिंदुओं के बारे में बताया कि जिससे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास किस तरीके से हो रहा है और फिर अब उसके परिणाम स्वरूप उसमें कौन कौन सी विशेषताएं विशेष तौर से परिलक्षित हो रही हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास, कल्पना शक्ति का विकास उसके हो जाया करता है, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, उसमें जो ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता है वो भी विशेष तौर से पाई जाने लगती है। इसी के साथ साथ जो बालक और बालिका की रुचियां हैं उन दोनों की रुचियों में कुछ में तो दोनों में पर्याप्त समानताएं देखी जाती हैं और कुछ मायने में दोनों की रुचियों में पर्याप्त असमानताएं भी देखी जाती हैं। इस तरीके से इन बिंदुओं के अंतर्गत हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक बालक का किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है और उसके लक्षण कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ देखिए इस मानसिक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक भी हैं और हमें उनकी भी जानकारी करनी ही चाहिए। मानसिक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए हम लोग इन कारकों की चर्चा जो हमारे विकास के और अन्य पक्ष हैं जैसे कि शारीरिक पक्ष हुआ, संवेगात्मक पक्ष हुआ, भाषाई विकास हुआ, आज में भी हम इसको पढ़ते हैं। शारीरिक विकास में हम इनमें से कुछ कारकों की पहले भी चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन अगर जब हम इस मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें भी कुछ कारक होते हैं। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें कि जो सबसे पहला फैक्टर है इसका वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम ऐसा देखा जाता है कि एक बालक उतना ही बुद्धिमान होता है जितने कि उसके माता पिता होते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख और मूर्ख माता पिता की संतान अधिक बुद्धिमान भी होती है, लेकिन बहुधा हम ऐसा ही देखते हैं कि एक बालक को जो उसके वंशानुक्रम ने विशेष शक्तियां दी हैं उसी के अनुसार ही उसका विकास संभव हो पाता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बालक का जो मानसिक विकास है वह उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त वातावरण, वाइगोट्स्की महोदय ने तो पहले ही बता दिया है कि वातावरण का एक बालक के मानसिक विकास में या कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में कुछ विशेष ही भूमिका हुआ करती है। उसके वातावरण में अगर उसके पास में जब सारे साधन उपलब्ध हैं, अगर वहां पर जब कुछ विशेष क्वालिटी के व्यक्ति हैं तो वह चूंकि जब उन्हीं के माध्यम से ही वार्तालाप की प्रक्रिया को संपन्न करता है तो उसी के बीच में ही उसका मानसिक विकास भी संभव हो पाता है। इस तरीके से ये वातावरण भी एक बालक के मानसिक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाला एक विशेष प्रकार का कारक है। अगर हम लोग जब अगले कारक की बात करें तो परिवार का वातावरण,
देखिए, अगर जब परिवार का वातावरण शांत प्रिय है, यदि जब उसके माता पिता आपस में शांत से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है उनके बीच में, तो एक ऐसे परिवार में जो बालक का मानसिक विकास है वो संतुलित ढंग से हो पाता है। अगर हम लोग जब इसमें अन्य कारकों की बात करें तो परिवार की आर्थिक स्थिति, देखिए परिवार की आर्थिक स्थिति से ऐसा होता है कि बालक के पास अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हो पाते हैं और फिर उन साधनों के माध्यम से उसका मानसिक विकास भी संभव हो पाता है। और अगर बालक के पास में जब साधन पर्याप्त रूप से नहीं होते हैं, इस कारण से उसका जो एक मानसिक विकास का अपेक्षित स्तर है वहां तक उसको पहुंच पाने में कुछ विशेष प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अगर जब हम इसके आगे की बिंदु की बात करें तो उसमें विद्यालय, देखिए आज के समय में बालकों के मानसिक विकास में एक विद्यालय की अति महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है, ऐसा आप सबको भी इस बात की जानकारी है। अगर जब विद्यालय में उसको एक विशेष प्रकार का वातावरण ऐसा मिलता है कि जहां पर जो है जैसे कि ना तो वो विशेष तौर से कोलाहलपूर्ण हो और ना वहां पर उसे कुछ करने से ही रोक दिया जाए, कि उसे जब कुछ करने ही ना दिया जाए, कहने का मतलब कि उसे एक इस प्रकार का वातावरण हो कि जिसमें वो अपने ढंग से मानसिक क्रियाओं को संपन्न कर पाता हो। अभी जो है विगत सीटेट की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि एक विद्यालय में एक अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए, तो उसका जो आंसर था वो ऐसा था कि वह जो है बालकों को बैठने के लिए और उन्हें कुछ आरामपूर्ण परिस्थितियों में बैठने के लिए, या कि उन्हीं परिस्थितियों की ही उसको केवल व्यवस्था ही करना है कि जिसमें बालक स्वेच्छा से अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता हो। तो इस तरीके से ऐसा है कि विद्यालय भी आज के समय में 101% एक बालकों के मानसिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगर कहीं जब उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उससे भी एक बालक का मानसिक विकास प्रभावित भी हुआ करता है। आगे शिक्षक तो ऐसा है कि इसको तो भाई अनेक प्रकार की उपाधियां दी गई हैं। इसको हालांकि जो है पहले के समय में तो ऐसा कहा जाता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन आज के समय में तो शिक्षक को अब एक माली की संज्ञा दे दी गई है। कहने का मतलब यह है कि इसका सम्मान तो भी उसी तरीके से ही है, लेकिन अब इसको एक माली की संज्ञा क्यों दे दी गई? क्योंकि ऐसा है कि जैसे एक माली जो है वो प्रायः किसी वृक्ष की सेवा करता रहता है, लेकिन उसका जो विकास है वो उसी के अनुरूप ही हुआ करता है। इसी तरीके से एक शिक्षक भी है। अगर जब शिक्षक का व्यक्तित्व एवं उसके जो कुछ कृतित्व हैं तथा उसका जो बालकों के साथ में विशेष प्रकार का कुछ व्यवहार है, तो वह सब एक बालकों के मानसिक विकास में अपना योगदान देता है। इस तरीके से इसी कारण से ही स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उसी व्यक्ति को ही शिक्षक बनना चाहिए कि जिसने की सत्ता की अनुभूति कर ली हो। कहने का मतलब क्या है कि सत्ता की अनुभूति से जो मतलब है स्वामी जी का, तो ऐसा है कि जैसे पहली बात तो उसने ईश्वर की अनुभूति कर ली हो, और इसी साथ में ईश्वर की अनुभूति के साथ साथ ही उसे जो हमारे जीवन के भी बहुत सारे विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, उन सब का भी अनुभव होना चाहिए और उसे उसी अपने अनुभव के आधार पर ही ज्ञान का आदान प्रदान करने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। समाज तो देखिए
एक बालक के मानसिक विकास में उसका जो समाज है उसका भी विशेष प्रकार का योगदान होता है। इसके अतिरिक्त माता पिता की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा भी बालक के मानसिक विकास में अपना विशेष प्रकार का योगदान देती ही है। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य, कहा गया है कि शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। अगर हमारा जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तभी हमारा मानसिक विकास भी अच्छे ढंग से संपन्न हो पाता है। जैसा कि अरस्तु महोदय ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक बालक के मानसिक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले या कि उस पर असर डालने वाले भी कुछ विशेष प्रकार के कारक होते हैं। अगर ये कारक जब अपनी एक संतुलित दशा में होंगे तब तो एक बालक का मानसिक विकास अच्छा होगा, अन्यथा की स्थिति में उसका मानसिक विकास प्रभावित भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग इस तरीके से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए अपना मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया ढंग से मेंटेन करते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।